हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने कक्षा 12 की पूरक पुस्तक वितान भाग 2 के एक कहानी जो एन फ्रैंक की डायरी है उसका सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलती से लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल के भी बटन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा भेजे गए सारे नोटिफिकेशन का पता आपको तुरंत लग जाए और आपके नंबर अच्छे आ जाएं, आप परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें। इसी कामना के साथ, इसी आकांक्षा के साथ मैं आपके लिए प्रयास करने जा रही हूँ। एन फ्रैंक की डायरी का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार है एन फ्रैंक की डायरी। तो सबसे पहले हम लोग एन फ्रैंक के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस किस परिस्थितियों में वो रहीं, और इसके बाद हम लोग उनके जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं जिसको वो डायरी के रूप में लिखी हैं उसका वर्णन करेंगे। तो इस तरह हम प्रारंभ करेंगे एन फ्रैंक की डायरी। एन फ्रैंक का जन्म के बारे में थोड़ा जानेंगे। एन फ्रैंक का जन्म जो है 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। एन फ्रैंक का जन्म जो फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ तो दुनिया जानती है कि उन दिनों नीदरलैंड में नाजियों का साम्राज्य हो गया था। आपको याद होगा कि नीदरलैंड में नाजियों का साम्राज्य हो गया था और वे लोग यहूदियों पर बहुत अत्याचार करने लगे और उन यहूदियों में जिनके ऊपर वो अत्याचार करते थे उनमें से एन फ्रैंक का परिवार भी एक था। जितने नाजी के समर्थक थे, हिटलर के समर्थक थे, वो सभी यहूदियों में से हर 3 यहूदी में से 2 यहूदी को घातक स्थिति में रखते और उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करते और बड़े पैमाने पर गोलीबारी तथा विशेष रूप से बनाए गए गैस चैम्बर में रखकर उनके साथ वो बड़ी ज्यादती करते थे और इस तरह बहुत सारे यहूदी उनके गैस चैम्बर में रहकर होलोकास्ट के शिकार हो गए। तो होलोकास्ट के शिकार में एन फ्रैंक का परिवार भी शामिल हो गया। वो होलोकास्ट उसी को कहते थे जिसमें वो गैस चैम्बर में रखकर या यहूदियों को किसी ऐसे यातनामय परिस्थिति में रखकर उनको मरने के लिए विवश कर देते थे। इसी को होलोकास्ट कहा जाता था। तो होलोकास्ट के शिकार एन फ्रैंक के परिवार भी हुए और इस डायरी में एन फ्रैंक ने अपने जीवन में आने वाले इस होलोकास्ट से पहले के जीवन, जो वो छुपकर अज्ञातवास की स्थिति में रहते थे, उनकी क्या परिस्थिति थी, इसका उन्होंने बड़ा ही विशद और दारुण, आप कह सकते हैं दारुण चित्रण किया है उन्होंने। एन फ्रैंक की डायरी इसी तानाशाही और द्वितीय विश्व युद्ध के इस घातक स्थिति को बयां करती हुई एक डायरी है जिसमें लेखिका एन फ्रैंक 15 वर्ष की उम्र में ही यातना गृह में टाइफस से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात जब एन का परिवार होलोकास्ट के लिए शिकार होते हैं, होलोकास्ट के शिकार होते हैं और उनको यातना गृह में रहना पड़ता है, तो वो 15 वर्ष की उम्र में ही टाइफस रोग का शिकार होकर मर जाती हैं और उनका उसी यातना गृह में मृत्यु हो जाती है। और उनके परिवार में बचने वाले एकमात्र उनके पिता थे जिनका नाम ओटो था। तो ओटो को जब यह बात पता चली एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई तो जब उन्हें पता चला कि युद्ध में युद्ध की स्थिति को बयान करने वाले अगर कोई डायरी, अगर कोई दस्तावेज या पत्र कुछ ऐसा होगा जिसको संकलित करके उसको प्रकाशित किया जाएगा, तो जैसे ही एन फ्रैंक के पिता ओटो को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी बेटी की डायरी को प्रकाशित करने के लिए बड़े लगन से काम करते हैं। और एन फ्रैंक की जो भाषा थी, एन फ्रैंक की डायरी की जो भाषा थी वो मूलतः डच भाषा में थी। तो डच भाषा में लिखी इस डायरी को उनके पिता ओटो ने बड़े लगन से, बड़े प्रयास से इसको छपवाया था और यह डायरी 70 भाषाओं में अनुवाद हुआ इसका और विश्व की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में इसका नाम हुआ। और एन फ्रैंक जीवित रहकर भी जितना नाम नहीं कमा पाती, वो अज्ञातवास की स्थिति की सारी पीड़ा को, सारे दर्द को बयां करके अपनी डायरी में रखकर होलोकास्ट का शिकार हो गई और वो सारी दर्दनाक स्थितियां लोगों के सामने आई जिनका नाम विश्व में प्रसिद्ध हो गया और एन फ्रैंक दुनिया में मरकर भी अमर हो गई। तो 70 भाषाओं में अनुवादित उनकी जो पुस्तक है एन फ्रैंक की डायरी, तो उन्होंने एन फ्रैंक का परिवार जो नीदरलैंड में 2 वर्ष से अधिक तक अपने पिता के ऑफिस के एक गुप्त अपार्टमेंट में छिप कर रहना पड़ा उनको, और उन लोगों का जीवन कैसा था। और एन फ्रैंक के परिवार के साथ कुछ और लोग अपार्टमेंट में छिप कर रह रहे थे। कुल 7 लोग थे जो एन फ्रैंक के परिवार के साथ छुप कर रह रहे थे। उसमें उनका पड़ोसी वांदान परिवार था जिसमें
मिस्टर वानदान, मिसेस वानदान और उनका बेटा पीटर वानदान थे, जो 4 अगस्त को 1944 को नाजियों के द्वारा खोज लिए गए और उनको होलोकास्ट के लिए उनके यातना शिविर में रहना पड़ा था। हिटलर के शासनकाल के बारे में लोग बताते हैं कि उनके शासनकाल में यहूदियों पर बड़े अत्याचार हो रहे थे और उस अत्याचार में एक और अत्याचार इस प्रकार का था कि सभी यहूदियों को एक पीले रंग का सितारा पहनना पड़ता था, जिससे उनकी पहचान हो सके कि वो यहूदी हैं, और उस पीले सितारे को पहनना पड़ता। और एन का भी परिवार उस पीले सितारे को पहनता था। और जिस दिन ये लोग अपना घर, फ्रैंकफर्ट शहर से अपना घर छोड़कर जब अज्ञातवास के लिए जा रहे थे, तो क्या स्थिति होती है उनके सामने कि सारे लोग उनको बेचारगी की नज़र से देख रहे थे। एन फ्रैंक के माता पिता बहुत दिन से अज्ञातवास में जाने की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच अभी वो तैयारी पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी बहन मार्गोट को एएसएस से बुलावा आ जाता है और माता पिता इस बात से चिंतित हो जाते हैं और छिपने की व्यवस्था जो की गई थी, अज्ञातवास में रहने की व्यवस्था की गई थी, वो उनकी बहन मार्गोट को एएमएस की तरफ से बुलावा आने पर भयभीत होने के कारण उनको अज्ञातवास को 10 दिन पहले ही जाकर वहां रहना पड़ा। जो 10 दिन बाद जाने की बात थी, उनको 10 दिन पहले ही जाकर वहां छिपना पड़ा और इस तरह से उन लोगों को अज्ञातवास में रहते रहते पूरे 2 वर्ष हो गए। एन फ्रैंक अपने परिवार के साथ जब अज्ञातवास में जा रही थी, तो उन्होंने अपने थैले में बहुत सारी उल जलूल वस्तुएं भरी थी। इतनी सारी वस्तुएं भरी थी कि जिसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो पिछले जन्मदिन में मिले हुए अपने उपहारों को भी बैग में भर रही थी। क्यों? ये कारण ये इसलिए था कि एन फ्रैंक को अपनी जितनी पोशाकें पसंद थीं, उससे ज़्यादा किसी के द्वारा दिए गए उपहार का भी वो बड़ा कदर करती थी। इसलिए जो उनको पिछले जन्मदिन में उपहार मिले थे, उन उपहारों को भी वो बैग में भर लेती, जिसमें कि एक डायरी भी है और वही डायरी अज्ञातवास के दिनों में उनके लिखने के कारण वह फेमस हो गई और एन फ्रैंक की डायरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 2 वर्ष तक रहने के बाद अकेलेपन का जो यातना है, अज्ञातवास में रहने का जो दर्द है, उसके बीच शारीरिक जरूरतें अलग बात है। द्वितीय विश्व युद्ध का भय हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लग गया था और बम के धमाकों के बीच किस तरह जीवन बिताया उन्होंने, यह अत्यंत मुश्किल होता जा रहा था। और शाम 4 बजते ही वो लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट नहीं जलाना था उनको, और लाइट नहीं जलाते थे क्योंकि लाइट जलाने से ये पता चलेगा, बाहर के लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ कोई रह रहा है, तो लाइट भी नहीं जला सकते थे और लाइट भी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। छुपकर बंद दरवाजे के भीतर उनको रहना पड़ता। तो दोनों बहनें शाम को 4 बजे के बाद जब वो लाइट नहीं जला पाती तो क्या करती थी, तो वो उल जुलूल हरकतें किया करती थीं। उन उल जुलूल हरकतों में कभी पहेलियाँ बुझाती, कभी अंधेरे में व्यायाम करती, कभी अंग्रेजी बोलती, कभी फ्रेंच बोलती। तरह तरह का अपना दिन बिताने के लिए उन्होंने अपना रास्ता ढूंढा था। और तो और किसी न किसी किताब की समीक्षा करती, कोई न कोई काम करती रहती, और सब कुछ करने के बाद भी वह बोर हो जाती, क्योंकि पढ़ाई तो उनके जीवन में रह नहीं गया था। तो इस तरह वो उलूल जुलूल काम करते करते भी जब बोर हो जाती, तब एन ने एक नया दिमाग लगाया। उसने एक नया कारनामा सोचा कि क्या किया जाए। तो शाम होते ही वो दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के घर में झांका करती, और पड़ोसी क्या किया करते, क्योंकि उनका पड़ोसियों का कमरा रोशनी रहता था, तो दूरबीन से जब ये देखती तो पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरे में इनको दिखाई देता, इन लोगों को तो अंधेरे में रहना पड़ता। तो दूरबीन से वो दूसरों के घरों में झांका करती, क्योंकि अंधेरा होने के पहले तो इनको तो पर्दे की 1 इंच भी खिसकाकर बाहर की दुनिया देखना तो इनके लिए संभव नहीं था। इस तरह रहते रहते एन फ्रैंक को 5 महीने बीत गए। अज्ञातवास में अंधेरे में छिप छिप कर रहते रहते एन फ्रैंक के परिवार को 5 महीने बीत गए। अब उनके साथ रहने के लिए मिस्टर डसेल भी आ गए, जो कि एक डेंटिस्ट थे, दंत चिकित्सक थे। मिस्टर डसेल बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और वे किसी भी गलती के कारण एन फ्रैंक के माता पिता से, जब एन फ्रैंक कोई गलती करती तो माता पिता से चुगली कर देते और माता पिता इनको डांटा करते और बहुत डांटा करते, जिसके कारण इनको बहुत बुरा लगता और धीरे धीरे वह अकेलेपन में रहकर बोर हो जाती। और एक और थे, उनके पिता के सहयोगी थे, जो उनको फिल्मी पत्र पत्रिकाएं और फिल्मों के किताबें लाकर दिया करते। तो धीरे धीरे उनकी इच्छा जो थी वो फिल्मों की समीक्षाएं करने में भी लग गई। एन फ्रैंक फिल्मों की समीक्षाएं करती और फिल्मों के सारे कलाकारों के बारे में, अब दिन बिताने के लिए तो कुछ रह नहीं गया था, तो फिल्मों की समीक्षाएं करती, फिल्मों के जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार होते हैं, हीरो हीरोइनों के बारे में जानकारी लगती, पत्रिकाएं पढ़ती, तो जितना भी जानकारी हो सकता था वो जुटाती थी।
उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के वंश के बारे में जानना शुरू किया, अपने परिवार की वंशावली को जाना, वहाँ के राजाओं की वंशावली को जानने का, नाम लिखना, निकालना, जानकारी हासिल करना शुरू किया। तो एन के जीवन में इसी तरह के उलूल-जुलूल काम होते रहते थे। कभी अपने परिवार की वंशावली, कभी राजाओं की वंशावली के बारे में सब कुछ जानकारी एकत्र करती, कलाकारों के बारे में जानकारी एकत्र करती, फिल्मों के बारे में एकत्र करती। उनके पिता की एक सहयोगी थी मिस्टर बेब, वो जब अपने किसी मित्र के साथ फ़िल्म देखने जाया करती, तो बेब को ये समय से पहले ही सारी कहानियाँ सुना देती फ़िल्मों के बारे में, और जिसके वजह से उनकी माँ भी यही कहती कि मुझे तो फ़िल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारा यहीं पता चल जाता है। तो ये फ़िल्मों की समीक्षाएँ करती और सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेती और बेब को सारी स्टोरी पहले ही सुना देती। इसके बाद उनको अज्ञातवास में रहते-रहते एक और शौक पैदा हो गया, रुचि पैदा हो गई, जिसमें थे वो तरह-तरह के बाल बना लेती, हेयर स्टाइल बना लेती, केश विन्यास बना लेती। तो जब वो केश विन्यास बनाती, तो उनके परिवार वाले उनको डाँटते और कहते कि हीरोइनों की नकल कर रही है। तो इस तरह जब नाराज़ होकर परिवार वाले डाँटते कि अज्ञातवास में रहकर ये केश विन्यास करती, तो परिवार वाले नाराज़ होते और कहते कि हीरोइनों की नकल कर रही हैं। तो नाराज़ होकर एन फ्रैंक बाथरूम में जाकर अपने बालों को खोल के बिखेर लेती और नाराज़ होती मन ही मन, और इस तरह उनका जीवन चल रहा था। केवल डाँट, डपट, चुगली, बुराई, माता-पिता की डाँट, ये सहते-सहते एन के मन में बड़ा विद्रोह पैदा हो जाता है, एकाकीपन पैदा हो जाता है। और एक बार वो डायरी में लिख देती अपनी सारी बातें, और डायरी में जो लिखती थीं, उनकी एक किट्टी नाम की गुड़िया थी जो उनको जन्मदिन में पहले मिली थी। उस किट्टी नाम की गुड़िया को ही पुकार कर लिखती थी कि किट्टी आज क्या हुआ जाना। तो किट्टी से ही सारी बातें करते हुए वे अपनी डायरी में लिखा करती, और एक बार जो वो बात लिख देती डायरी में, उसको वो काटना नहीं चाहती, चाहे किसी को पसंद हो चाहे नहीं हो। एक बार जो लिख देती वह नहीं काटती। इस तरह दिन बीत रहे थे। 1993 में एक दिन वो केंद्रीय मंत्री का भाषण सुन रही थी। तो केंद्रीय मंत्री के भाषण में ये ऐसा खबर मिला, इनको पता चला, केंद्रीय मंत्री ऐसा बोल रहे थे कि तुर्की युद्ध में तटस्थता छोड़ देगा और कह रहे हैं कि वह इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध करेगा। ऐसा उनको सुनने को मिलता है आकाशवाणी से। हाँ, डच में जब प्रसारण हो रहा है तो उनको इस बात की खबर मिलती है कि इंग्लैंड जो है के पक्ष में युद्ध करेगा, टर्की तटस्थता छोड़ देगा। लेकिन एन को इस बात की निराशा होती है क्योंकि टर्की युद्ध में शामिल नहीं हुआ, और अचानक एक दिन वहां चलने वाली जो मुद्रा है गिल्डर, वो अवैध घोषित कर दी गई। टर्की युद्ध में तटस्थ ही रहा, युद्ध में शामिल नहीं हुआ, और अचानक से एक दिन जो उनका गिल्डर होता है, जो रुपए का उनका वहां नाम है गिल्डर, 1000 गिल्डर को एक दिन अवैध घोषित कर दिया गया, और वो मुद्रा, वो 1000 गिल्डर की जो मुद्रा थी वो अवैध हो गई। तो ये मुद्रा अवैध घोषित करने से कई लोगों पर बड़ा असर पड़ा। ब्लैक मार्केट करने वालों पर तो ये असर पड़ा, उनका तो नुकसान हुआ क्योंकि वो ब्लैक मार्केट कर रहे थे ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन एन के परिवार पर भी इसका बड़ा असर हुआ क्योंकि ये लोग भी छिपकर जीवन बिता रहे थे, और 1000 गिल्डर के नोट का अवैध घोषित हो जाने से इनके जीवन पर भी बड़ा असर पड़ता है। और ऐसे ऐसे इनका जीवन वहाँ भूमिगत होकर जो ये जीवन बिता रहे थे, 1000 के नोट अवैध घोषित होने से इनके जीवन पर भी बड़ा असर पड़ता है। मिस्टर डसेल जो दंत चिकित्सक थे, इनके परिवार के साथ रह रहे थे, उन्होंने बाहरी लोगों से पत्राचार करना शुरू कर दिया। जबकि अज्ञातवास में रहते समय इन लोगों ने ये नियम बनाया था कि बाहरी लोगों से हमको कोई कनेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम बाहरी लोगों से कनेक्शन रखेंगे तो हमारे रहने का, यहाँ छुप कर रहने का पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। तो मिस्टर डसेल जो बाहरी लोगों से पत्राचार कर रहे थे, तो एन की बहन जो मार्गोट थी वो उनको पत्राचार में मदद करती थी, उनके सामान को ठीक तरीके से रखती, पत्रों का जवाब दे रही थी। इस बात का खबर जब एन के पिता को लगता है तो मार्गोट को मना कर देते हैं कि तुम उनके साथ ऐसे किसी पत्र व्यवहार में शामिल मत हो। तो पिता के मना करने पर मार्गोट मान जाती है और वो मिस्टर डसेल के पत्र व्यवहार में मदद करना छोड़ देती है। तो इसी बीच ये जीवन चलता रहता है इनका। एक दिन इनको रेडियो से प्रसारण में सुनने में आता है कि हिटलर और घायल सैनिकों की बात का प्रसारण हो रहा है। तो रेडियो से जब हिटलर और उनके सैनिकों के प्रसारण की बात सुनती है तो यह सुन रही हैं कि सैनिक जो है वो हिटलर को अपने चोटों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे और बड़े गौरवान्वित होकर अपने चोट के बारे में
अस्पताल में भर्ती सैनिक अपने चोटों के बारे में हिटलर से बता रहे हैं कि जिसका जितना ज़्यादा घाव वो उतना ज़्यादा गौरवान्वित हो रहा था, गर्व का अनुभव कर रहा था। सैनिकों द्वारा हिटलर के बताए जाने पर जो दृश्य इनके सामने घूम रहा था वो लगता था कठपुतली के खेल के जैसा लग रहा था कि कठपुतली के खेल में जैसा कठपुतली चलाने वाला चाहता है वैसा ही होता है। यहाँ हिटलर के कहने के अनुसार उनके फौजी जिस तरह लोगों के साथ चोट का व्यवहार कर रहे हैं, अत्याचार का व्यवहार कर रहे हैं, उस अत्याचार में जो उनको चोट लग रही है गौरवान्वित होकर बता रहे हैं, तो ये सारा कुछ एन को कठपुतली के खेल के जैसा लग रहा है। और उन्होंने अपनी डायरी में इस नीरसता का भी वर्णन किया है कि परिवार के सभी लोगों के पास बातचीत करने को कुछ दूसरा नया मसाला आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई मसाला नहीं है जिसके विषय पर वो चर्चा कर सकें। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि अज्ञातवास में रहने पर उन लोगों के बीच में बात करने के लिए कोई नया विषय नहीं होता, वही पुरानी सुनी सुनाई बातें लोग बताते और यह सुनकर एन बोर हो जाती। आप ये समझ सकते हैं कि अज्ञातवास में जीवन जीते जीते, छुपकर जीते जीते कौन सी नई बात होगी किसी के पास कहने को, लेकिन मनुष्य हैं, बातें तो करेंगे। तो सभी लोग मिलजुल कर वही पुरानी बातें आपस में किया करते, जिसको सुन सुनकर एन बोर हो जाती थी। और हर बात को कोई जब बताना शुरू करता तो एन उसके बारे में पहले से जान रही होती, तो बात को सुनना वो नापसंद करती थी। और तो और अज्ञातवास में रहना उन दिनों आम बात हो गई थी, अर्थात हर यहूदी छुप कर रहते थे और अज्ञातवास में रहना कोई नई बात नहीं रह गई। सारे लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए अज्ञातवास में छुपकर यहूदी लोग रहा करते थे। और छुपे हुए लोगों की कुछ लोग नकली पहचान पत्र बना के उनके लिए काम ढूंढने का भी काम कर रहे थे। अर्थात कुछ लोग तो जो यहूदी छुपकर रह रहे थे, तो जो यहूदी नहीं थे वो भी यहूदियों की कभी कभी मदद कर रहे थे। वो लोग छुपकर मदद कर रहे थे और यहूदियों की नकली पहचान पत्र बनाकर उनके लिए काम ढूंढ रहे थे और इस तरह मदद कर रहे थे, आपस में एक दूसरे की मदद भी करते थे। और तो और कुछ लोग आते घर में और पुरुषों से उनके काम व्यापार की बातें करते, महिलाओं से उनके घर गृहस्थी के बारे में और बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें करते, जिससे उनका मन बहलाया जा सके। तो कुछ लोग ये भी काम कर रहे थे। अर्थात संकट में पड़ने पर सारे लोग शत्रु नहीं होते हैं, कुछ लोग मिलकर उनके दुख दर्द को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। अचानक एक दिन डच भाषा में फिर रेडियो से प्रसारण होता है। और डच भाषा में रेडियो से क्या प्रसारण होता है, उनके कैबिनेट मंत्री डच भाषा में प्रसारित करते हैं मिस्टर वोल्गर स्टील। डच भाषा में केंद्रीय मंत्री जो मिस्टर वोल्गर स्टील, वो प्रसारित करते हैं और कहते हैं कि युद्ध के बाद जो युद्ध में प्रयोग होने वाली जो दस्तावेज हैं, चिट्ठियां हैं, डायरियां हैं, उसको प्रकाशित की जाएंगी। तो जब भी ऐसा प्रसारण सुनते हैं सभी लोग, परिवार के लोग, तो एन के द्वारा लिखी गई डायरी के बारे में सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि एन की डायरी बाहर जब निकलेगी और लोग सुनेंगे तो उनको पता चलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। एन भी बड़ी प्रसन्न थी कि उन्होंने अज्ञातवास में कैसा जीवन बिताया है, किस तरह से जिया है, क्या सोचते थे, क्या विचारते थे, कैसे खाते पीते थे, इस बात का भी सारी दुनिया को पता लग जाएगा। लोग एन की डायरी के बारे में जब पढ़ेंगे या सुनेंगे और गुप्त एनेक्सी के बारे में जानेंगे तो उन्हें ये एक जासूसी कहानी के जैसी लगेगी और सब लोग चकित होंगे कि हम कैसे रहा करते थे और किस तरह का जीवन बिता रहे थे। अचानक से हवाई हमले भी होने लगते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार का समय भी शुरू हो गया था। और हवाई हमले में जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इस जमुईडेन पर 550 टन के जब गोले बारूद बरसा रहे थे, तो उस समय एन बताती हैं कि हमारे घर जो है घास की पत्तियों की तरह कांप रहे थे। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो जाता है और 350 ब्रिटिश वायुयानों ने बम बरसाने शुरू कर दिए मुजुईडेन पर। और वो सारी बातें एन बताती हैं कि किस तरह वो लोग भयभीत हुआ करते थे, महिलाएं किस तरह भयभीत होती थी, बच्चे किस तरह भयभीत होते थे और उनके घर जो थे घास की पत्तियों की तरह कांपा करते थे। और इस तरह अज्ञातवास में रहने के कारण धीरे धीरे लोगों में महामारियां भी फैल रही थी। तो एक एक दिन की बातें बताते हुए इनने प्रमुख बातें जो बताई हैं यही बातें हैं। और वो कहती हैं कि उनमें महामारियां जो फैल रही थी, उस बीच में सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ गए थे और उनके लिए लाइन भी लगानी पड़ती, घर के खर्च के लिए, घर के सामानों के लिए, सब्जियों के लिए, दूध के लिए लाइन भी लगाना पड़ता, दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इवन हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर भी मरीजों को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए जरा सी पीठ मोड़ते तो उनकी गाड़ी या बाइक चोरी हो जाती। क्योंकि उन दिनों
ऐसी स्थिति हो गई थी कि चोर बाजारी भी ज्यादा बढ़ गई थी, चोरी चिकारी की घटना भी ज्यादा बढ़ गई थी। डच लोगों ने अंगूठियां पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि 10 बरस 8 बरस के बच्चे भी चोरियां करने लगे थे। लोगों में इतना भय हो गया था कि सब लोग घर कोई 5 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ पाता था। 5 मिनट के लिए भी अगर गए, कहीं बाहर गए, तो उनके घर में चोरी हो जाएगी, उनका घर पूरा साफ हो जाएगा और आने के बाद उनको कुछ मिलेगा नहीं, और उस चोरी की रिपोर्ट भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही चुप कर रह रहे हैं। ऐसे में चोरी की रिपोर्ट पुलिस को नहीं बता सकते। तो इस तरह का काम चलता रहता, और लौटने पर चोरी हो जाती थी, हुई रहती थी, पूरा घर खाली रहता। हालत ऐसी हो गई थी कि सड़क पे, नुक्कड़ों पे जो सार्वजनिक इस्तेमाल की चीजें थी, बिजली से चलने वाली घड़ियां थी या टेलीफोन बूथ के एक एक पुर्जे थे, वो सारे कुछ चोरी हो गए थे। वहां पर कुछ भी बाकी नहीं था। लोग, डचों की नैतिकता इतनी खराब हो गई थी कि भूखे नंगे डच सारे लोग चोरी चिकारी में लग गए थे, और भूखमरी के कारण सभी बेहाल थे। स्थिति ऐसी हो गई थी अज्ञातवास में, लेखिका बताती हैं कि दर्दनाक स्थिति हो गई थी, और महंगाई भी थोड़ा ज़्यादा ही चरम सीमा पर चढ़ गई थी। और एन कहती हैं कि सारे लोग अपने घरों से भयभीत रहा करते थे और चुप कर रह रहे थे। दोपहर के वक्त एक दिन ऐसा होता है कि दोपहर के वक्त 11 अप्रैल 1944 को पीटर इनसे मिलने के लिए 6 बजे इनके यहाँ आता है। पीटर मिस्टर वांदान का लड़का था। धीरे धीरे रहते रहते इन दोनों में थोड़ा आकर्षण भी हो जाता है, लेकिन लेखिका बताती कि वो इनसे मिलने के लिए 4 बजे आता है, और दोनों ऊपर अटारी पर जाकर बातें करते रहते हैं। और बातें करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, और रात्रि संगीत बज रहा है, जिसको मोटचार्ट कहते थे वहाँ पर। तो वो संगीत बज रहा है। अचानक वो संगीत बजते बजते काफ़ी देर हो जाता है, तो नीचे से मिस्टर वांदान जो है वो सीटी बजाते हैं और जोर से पूछते हैं कि कोई मिस्टर डसेल का कुशन ले गए हो। ऐसा पूछते हैं क्योंकि मिस्टर डसेल कुशन के बारे में बड़ा शोर मचा रहे थे नीचे, और मिस्टर डसेल हमेशा कुशन के बारे में बड़ा सशंकित रहते थे, क्योंकि उनके कुशन में कहीं पिस्सू ना चिपक जाए, कहीं खटमल ना चिपक जाए, इसके लिए वो डरा करते थे। और जैसे ही मिस्टर वांदान के द्वारा इस बात की खबर सुनते हैं कि मिस्टर डसेल कुशन के लिए चीख चिल्ला रहे हैं, तो ये लोग ऊपर छत से नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह पीटर इनसे मिलने आया होता है, और ये लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं। 9:30 बजते बजते अचानक जब पीटर चला जाता है, अचानक 9:30 बजे फिर पीटर दरवाजा खटखटा रहा है, और एन के पिताजी जो ओटो हैं, मिस्टर ओटो, उनको बुला रहा है, और ऐसा कहता है कि उसे इंग्लिश के किसी वाक्य में तकलीफ है, जरा ऊपर आ जाइए। ये बात सुनकर एन को इस बात का विश्वास नहीं होता है कि पीटर को अंग्रेजी के किसी वाक्य में तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से वो पापा को बुला रहा है। बल्कि उनको लगता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसको पीटर झूठ बोल के पापा को बुला रहा है। और इनको ये अंदेशा हो जाता है, शर्त लगा लेती हैं कि कहीं नीचे कोई चोरी चकारी या सेंधमारी तो नहीं हो रही है, जिसके कारण पीटर पापा को किसी और बात के बहाने नीचे बुलाकर बताना चाह रहा है। और ये लोग ऊपर यह संदेह कर रहे हैं कि शायद नीचे सेंधमारी हो रही है, और दौड़े दौड़े पापा, एन के पापा, मिस्टर वांदान और पीटर सब नीचे पहुंच जाते हैं। माँ और मिसेज वांदान और ये लेखिका एन, ये तीनों ऊपर भयभीत होकर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। अचानक से एक धमाका होता है और इनकी बातें बंद हो जाती हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। घड़ी 8:45 बजाती रहती है, और इसी बीच सारे पुरुष सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं। अभी सारे लोग ऊपर आ ही रहे थे, पीटर अभी सीढ़ियों पर था। अचानक फिर से एक धमाका होता है। इनके चेहरे का रंग उड़ गया है, और डरे हुए शांत होकर बैठे हैं, और मन ही मन चिंता भी कर रहे हैं कि मर्द लोग आए नहीं। अभी सभी आना शुरू ही कर रहे थे, अचानक पीटर अभी सीढ़ियों में ही था। फिर से धमाका होता है, और सभी वापस सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं। और मिस्टर वांदान ऊपर आकर बत्तियों को बंद करने की बात कहते हैं। शायद उन्हें पुलिस के आने की आशंका थी, इसके कारण ऊपर आकर बत्तियां बंद करने के लिए कहते हैं। कह रहे कि चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस को तो रिपोर्ट किया नहीं जा सकता। अभी पीटर सीढ़ियों में था, तभी अचानक आवाज आती है, और सभी वापस गोदाम की ओर चले जाते हैं। शायद सेंधमार अपना काम कर रहे हैं, और मिस्टर वांदान बिना कुछ सोचे समझे पुलिस पुलिस चिल्ला देते हैं। और यहाँ से मिस्टर वांदान के चिल्लाने की आवाज़ एन फ्रैंक और उनकी माँ को सुनाई देती है, और बाहर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसा लगता है कि मिस्टर वांदान के पुलिस पुलिस चिल्लाने के डर से चोर निकलकर भाग रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। दिन बीतते बीतते 13 जून 1944 का दिन आता है। अज्ञातवास में रहते रहते
13 जून 1944 का दिन आता है और लेखिका एन फ्रैंक बताती हैं कि आज जन्मदिन उनका है और वह जन्मदिन एक और गुजर गया। इस हिसाब से वो बताती हैं कि मैं 15 वर्ष की हो गई हैं और काफ़ी सारे उपहार उनको मिलते हैं किसी किसी के द्वारा। उस अज्ञातवास में रहते रहते जिसके पास जो था वो उपहार मिले। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास की पुस्तक मिलती है और तो और 2 बेल्ट मिलती हैं, 1 रुमाल मिलते हैं, दही के 2 कटोरे मिलते हैं, जैम की शीशी मिलती है, शहद के 2 छोटे बिस्किट मिलते हैं, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब मिलती है, मार्गोट की तरफ से सोने का ब्रेसलेट मिलता है और वान दान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम मिलता है। डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटन मिलते हैं। मिएब की तरफ से मिठाई मिलती है। बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियां मिलती हैं। सबसे बड़ी बात, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा की किताब और क्रीम भरे चीज के 3 स्लाइस मिलते हैं इनको। पीटर ने कुछ और व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण इनको पियोनी फूलों का सुंदर सा गुलदस्ता भेंट करता है जिसको बटोरने में उसने बहुत मेहनत की थी। इस तरह लेखिका का एन फ्रैंक का एक और जन्मदिन बीत जाता है और लगातार मौसम खराब है, बादल गरज रहे हैं, समुद्री तूफान बड़े शानदार तरीके से उबल रहा है, समुद्र में से तूफान आ रहे हैं और कह रही हैं लेखिका की एक अजीब सा वातावरण हुआ था। और इसी बीच चर्चिल को ये बहुत वीर मानती हैं और कहती हैं कि चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर और आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पहले से कब्जा कर लिया था। कहती हैं लेखिका बता रही कि चर्चिल जो है बड़े वीर थे और वो चर्चिल एक टारपीडो नाव से लेते हैं और उसमें वो जाते हैं और उस जगह पे जाते हैं जिसको ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। तो गोलाबारी चल रही है, तटों से गोलाबारी हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि चर्चिल को जरा भी डर नहीं लगता है और डर किस चिड़िया का नाम है चर्चिल बिल्कुल नहीं जानते और कह रहे हैं कि यहाँ जो इनकी एनेक्सी है, जहाँ ये लोग रह रहे हैं अज्ञातवास में, डच लोगों का मूड जान पाना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि इतने अज्ञातवास में इतने छुप कर रहते हुए भी लोग अपने लिए खुश होने का बहाना ढूंढ लेते हैं और कैसे कैसे दिन बिताते हैं, मस्ती में रहते हैं। और तो और जो डच लोग हैं वो ये भी चाहते हैं कि ब्रिटेन उनकी तरफ से लड़े, ब्रिटेन लड़े, सैनिकों की शहादत के लिए आगे रहे, हॉलैंड के साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी ब्रिटेन आज़ाद कर दें, लेकिन ब्रिटेन को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। ये कहीं संभव है कि ब्रिटेन रक्षक है इन लोगों का, यहूदियों का, वह इनकी रक्षा करे, इनको दूसरे देशों से आज़ाद कराए और लेकिन वो वहाँ पर ना रहें और हाथ जोड़कर कब्जा किए हुए ज़मीन को, प्रदेश को लौटाकर वापस देकर सूखे लूटे पिटे हाथ से चले जाएं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि जो आपका रक्षक है वो रक्षा करे और उसके बाद सब कुछ आपके हाथ में सौंप कर वो चला जाए। तो लेखिका एन फ्रैंक बताती हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि ब्रिटेन सब कुछ छुड़ाए, सबको दासता से मुक्त कराए, सबके लिए लड़े, अपने सैनिकों की शहादत दे और उसके बाद थके हारे लूटे पिटे वो अपने देश ब्रिटेन लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसा सोचने वाले मूर्खों की दुनिया में कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद लेखिका कहती हैं कि कुछ एक डच लोग समझदार भी थे, सभी एक जैसे मूर्ख नहीं होते, कुछ एक डच लोग समझदार भी थे। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ संधि के हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उनके पड़ोसी देशों का हाल क्या होता। लेखिका बताती हैं कि अगर ब्रिटेन बाकियों के साथ संधि पर समझौता कर लिया होता तो हॉलैंड का क्या दशा होता, ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। बस यही सोच रहे हैं कि हॉलैंड को बचाकर ब्रिटेन उनके हाथ में सुपुर्द करके सब कुछ लौट जाए। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता, अगर ऐसा कर दिया होता ब्रिटेन तो हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता। यह होना ही समाप्ति का संकेत होता और सब कुछ समाप्त होने का संकेत होता। ऐसे सभी डच लोग जो ब्रिटेन को हिकारत की नज़र से देखते हैं, ये लोग ब्रिटेन की खिल्ली भी उड़ाते हैं और कहते हैं कि बुढ़ाते लाडों की सरकार कहते हैं ब्रिटेन वालों को और कायर कहते हैं। इसके बावजूद जर्मनों से वो नफरत करते हैं और एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक हैं। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तब जंग लगे दिमाग खुलेंगे और उनका दिमाग होश में आएगा। आगे लेखिका कहती हैं कि वो तरह तरह के विचार, इस तरह के बाहर और भीतर का जो हालत है, लेखिका कभी अपने अंतर मन से जूझती हैं, कभी बाहर की परिस्थितियों को लिखती हैं और कहती हैं कि मेरे दिमाग में हर इच्छाएं और विचार, आरोप, डांट, फटकार चक्कर खाते रहते हैं। लेखिका कहती है कि मैं सचमुच इतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। लेखिका कभी बाहर के वातावरण का वर्णन करती हैं, कभी अपने अंतर मन की दशा का वर्णन करती हैं।
यहाँ अपने अंतर्मन की दशा का वर्णन करते हुए एन फ्रैंक कहते हैं कि मैं कोई इतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं, लेकिन मैं किसी की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। लेकिन एक फर्क है, मैं जानती हूँ अपनी कमजोरियों को और खुद को बदलना भी चाहती हूँ और काफी हद तक बदल भी चुकी हूँ। लेकिन तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ। लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू, अपने आप को तीसमार खां समझने वाले क्यों मानते हैं? मैं तो इतनी अभिमानी नहीं हूँ, मैं किसी के मैटर में, किसी के मामले में अपनी नाक नहीं घुसेड़ती हूँ, फिर भी लोग मुझे किसी के मामले में नाक घुसेड़ू, अपने आप को तीसमार खां समझने वाली अभिमानी समझते हैं। क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? लेखिका अपने आप से सवाल करती है कि क्या मैं अनोखी अक्खड़ हूँ, अकेली अक्खड़ हूँ? ये सब है, ये सारी बातें उनको वाहियात लगती हैं, क्योंकि सारे लोग उन्हें इसी तरह के नामों से पुकारते हैं कि ये लड़की बड़ी अक्खड़ है, ये लड़की बड़ी घमंडी है। और लेखिका लोगों की बातें सुनकर अपने आप अपने मन से सवाल करती हैं और कह रही है कि लेकिन ये ऊपर लिखा हुआ मैं काटने वाली नहीं हूँ। मैंने लिख दिया कि लोग मुझे अक्खड़ कहते हैं, तो मैं इसको काटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि डायरी में लिखी हुई चीज़ मैं कभी काटती नहीं हूँ। मुझ पर हमेशा बौछार करने वाले लोग दो लोग हैं, मिसेज वांदान है और डसेल हैं। दो लोग हैं जो लेखिका पर वहां रहते रहते लेखिका पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और तरह तरह के कटाक्ष करते हैं। लेकिन लेखिका कह रही हैं कि मिसेज वांदान और मिस्टर डसेल कितने मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि हैं, कितने मूर्ख हैं, यह सबको पता है। मूर्ख के आगे, इनकी मूर्खता के आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है, अर्थात इनको मूर्खाधिराज या मूर्खों का सरताज कहना भी किसी विशेषण की जरूरत नहीं। कितने जड़ बुद्धि हैं, कितने मूर्ख हैं, ये सबको पता है। मिसेस वांदान और डसेल, वो मुझे मूर्ख समझती हैं, ज्यादा अक्खड़ समझती हैं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा मिसेस वांदान और ये अक्खड़ हैं। मेरी पोशाकें छोटी हो गई हैं, जिसके बारे में भी कटाक्ष करती हैं, लेकिन मिसेस वांदान के अपने कपड़े भी छोटे हो गए हैं। वे समझती हैं कि वो, मैं अपने आप को 30 मार खा समझती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी अपने आप को कम नहीं समझती और वो मुझसे 2 गुना ज्यादा बोलती हैं, जिनके बारे में वो खाक भी, और उस विषय पर भी बोल देती हैं जिस विषय पर वो खाक भी नहीं जानती, जरा भी नहीं जानती। यह बात डसेल पर भी फिट होती है। जो डसेल, मिस्टर डसेल दंत चिकित्सक थे, वहां रहने के लिए आए थे, उन पर भी यह बात फिट होती है। जिस विषय में वो नहीं जानते हैं, जिस विषय का ज्ञान उनको नहीं है, उस पर भी वो कई गुना बोलते हैं। और जब लेखिका इस बात का प्रतिरोध करती हैं तो उन्हें वो नाक घुसेड़ू कहते हैं, घमंडी कहते हैं, अक्खड़ कहते हैं। और तो और लेखिका कहती हैं कि जहां आग होगा वहीं धुआं होगा, अर्थात मैं ज्यादा जब जानती हूं तो जानती हूं। इस बात को मुझे स्वीकार करने में जरा भी लज्जा नहीं आती, जरा भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जिस विषय में जानती हूँ उस विषय में बोलती हूँ। लेकिन उनकी बातों में आकर मेरी माँ भी मुझे डांटने लगती हैं और मुझे तरह तरह की सलाह देने लगती हैं। लेकिन जब मेरी माँ सलाह देती हैं तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता और मुझे लगता है कि कोई मुझे नहीं समझता और ये कब ये सब समस्याएं खत्म होंगी। लेखिका कहती है, वाक्य मेरा है, मुझे कोई नहीं समझता है। अर्थात लेखिका को ऐसा लगता है कि सभी लोग मिसेस वांदान और डसेल के कहने पर उनको डांट फटकार रहे हैं और लेखिका की बात को कोई नहीं सुन रहा है, कोई उनको समझना नहीं चाहता। 15 वर्ष की उस किशोरी के दिमाग में क्या चल रहा है, इस विषय को कोई समझना सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि ये किशोरावस्था में तरह तरह की तकलीफें होती हैं। कुछ मानसिक परिवर्तन होता है, कुछ शारीरिक परिवर्तन होता है और उस उम्र में बच्चे अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं, बजाय कोई इनकी बात सुनने के उनको ही अक्खड़, घमंडी, नागुसेड़ू और क्या क्या उपनाम देते रहते हैं। लेखिका बताती हैं कि धीरे धीरे कई बार तो मुझे अपने आप को प्रताड़ित करने के लिए मैं बड़े अपने दिल में गहरे उतर जाती हैं। जब सारे लोग मुझे इस तरह के उपनामों से संबोधित करते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है और मैं अपने दिल में अपने आप को कोसती रहती हूँ और अपने गहरे उतर जाती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इतनी दुखी हूँ, लेकिन सांत्वना के 2 शब्द सुनने के लिए मैं तरस जाती हूँ। मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है। किट्टी से बताती हुई बोलती हैं कि किट्टी, तुम जानती हो, मैं मानती हूँ कि सच में पीटर मुझसे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, मुझे दोस्त की तरह। उतने लोगों के बीच में एक पीटर था जो वांदान का लड़का था, वही एन को थोड़ा समझता था। एन उसी से के बारे में बताती हैं और किट्टी अपनी जो गुड़िया है उससे कहती हैं कि मुझे लगता है कि एन कहती हैं कि मुझे पीटर प्यार करता है, लेकिन मुझे एक दोस्त की तरह प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं। लेकिन कह रही है कि दिन पर दिन उसका स्नेह बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से पीछे ढकेल देती है। दोनों प्रेम में एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ नहीं पाते हैं
और कोई ना कोई रहस्यमयी ताकत है जो अलग अलग दोनों को, पीटर को और एन को अलग कर देती है, पीछे धकेल देती है और कहती है न जाने वो कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं पीटर के पीछे प्रेम दीवानी क्यों बनी घूम रही हूँ, तो शायद ये बात मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ। आगे बोल रही कि यह सच नहीं है। मैं अपने उसके कमरे में यदि 2 दिन न जाऊं तो मेरी हालत बुरी हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ, क्योंकि पीटर एक अच्छा लड़का है और भला लड़का है, लेकिन मुझे उसने कई बार निराश भी किया है। कई वो चीज़ें हैं जो पीटर के अंदर है, आदतें हैं, व्यवहार है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। पीटर धर्म के प्रति उसकी नफरत है और खाने के प्रति उसके खाने के बारे में जो उसकी बातें हैं, इस तरह की कई बातें हैं जो एन फ्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और पीटर के बारे में ये बातें उनको पसंद नहीं आती हैं। जरूरी नहीं होता है कि जिससे हम प्रेम करें उसकी सारी बातें अच्छी लगें। तो लेखिका कहती है कि उससे बात करना इनको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बातें उनकी बुरी लगती हैं जो इन्हें पसंद नहीं हैं। और इन लोगों ने बातों बातों में ये कभी कभी झगड़ लेते हैं, तो इन लोगों ने ये बात तय किया कि वो कभी झगड़ेंगे नहीं और हमेशा एक जैसे टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय भी है, सहनशील भी है और बेहद सहज और आत्मीय लड़का है, ऐसा एन मानती हैं और कहती हैं कि कभी कभी वो मुझे ऐसी ऐसी बातें भी कह लेता है जिन बातों को कहने के लिए वो अपनी माँ को भी नहीं कह सकता है, वो भी बात वो मुझसे कह लेता है। और वो अपनी माँ को भी जिस बात को कहने की इजाज़त नहीं देता वह बात मुझसे कह लेता है। और वह दृढ़ निश्चयी होकर अपने काम पर जुटा हुआ है, मुहिम पर जुटा हुआ है कि सभी लोग जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपने काम में सलीका लाए और अपने आप को परफेक्ट बनाए, अच्छा बनाए, इस काम में वो लगा हुआ है। और तो और लेखिका कहती हैं कि मुझ पर भी ये आरोप लगाया जाता है कि मुझे जितना मालूम है उसकी थ्योरी मुझे मालूम है, प्रैक्टिकल मुझे मालूम नहीं है, व्यवहार में मुझे मालूम नहीं। हालांकि पीटर भी गुन्ना है, मेरे ऊपर भी ये लगाया जाता है कि मैं थ्योरी जानती हूँ, प्रैक्टिकल व्यवहार करना नहीं जानती हूँ। तो कहते हैं कि ऐसे घुन्ने लोग भी होते हैं जैसा पीटर है, जिनके साथ संवाद करना मुश्किल होता है। अपनी किसी बात को वो लोग भी कहना चाहते हैं। जो लोग घुन्ने होते हैं, जो किसी से कोई बात नहीं कहता, वो भी अपनी बात को कहने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश करते हैं, किसी से कहना चाहते हैं अपने दिल की बात। पीटर भी कहना चाहता है, जो एन भी इससे थोड़ा कह भी लेता है तो बाकी किसी से वो कुछ भी नहीं कहता है। कहती है कि अज्ञातवास के दिनों में मैंने और पीटर ने बहुत चिंतनशील बरस बिताए हैं। बड़ी चिंता, बड़ी बातें करते मैंने समय बिताया। अक्सर हम लोग दोनों आपस में मिलकर वर्तमान, भविष्य और भूत की बातें किया करते, अतीत की बातें करते। जैसा कि मैं एन बताती हैं इसको, अपनी गुड़िया को संबोधित कहती हैं कि किट्टी, जैसा मैं तुमको पहले बता चुकी हूँ कि मैं एक असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ। किस चीज़ की कमी महसूस करती हैं? कहती कि जानती है कि वो मौजूद है, वो दुनिया में मौजूद है, लेकिन मैं उस चीज़ की कमी महसूस करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि दुनिया में ये चीज़ अवेलेबल है, बहुत सबको मिलती है, लेकिन हमें वो नहीं मिल रही है। तो वो चीज़ थी प्रकृति का सौंदर्य। अर्थात एन को ये मालूम है कि प्रकृति का सौंदर्य चारों तरफ बिखरा पड़ा है, लेकिन अज्ञातवास में रहते हुए एन को उन्हीं चीज़ों की कमी हो जाती है कि प्रकृति का खुला वातावरण उनको नहीं मिलता है और वो घर के अंदर बंद एकदम एनेक्सी में रहते रहते वो बोर हो जा रही हैं, पागल जैसी हो गई हैं और वो कई अरसे से बाहर नहीं निकली हैं और प्रकृति के लिए वो पागल सी हो गई हैं। उस वक्त को याद करती हैं जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी, खिलती कलियाँ, इन चीज़ों का जादू कभी मुझे अपने में नहीं बांधता था। अर्थात ये चीज़ें जब पहले वो स्वतंत्र रहा करती थी तो उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि चांदनी क्या होती है, दुनिया में पक्षियों का चहचहाना क्या होता है, सुबह क्या होती है, शाम क्या होती है, प्रकृति का खुला वातावरण क्या होता है। लेकिन जब हम कैद में होते हैं ना, उन चीज़ों की कमी हमें बहुत महसूस होती है। तब हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया है। लेखिका कहती हैं कि कैद में रहने वाले व्यक्ति भी उस दिन का इंतजार करते होंगे जिस दिन वो दुनिया में बाहर आएंगे, कैद से बाहर निकलेंगे और इन प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। तो लेखिका कहती हैं कि एनेक्सी में रहते रहते वह अपने आप को प्रकृति से दूर मानती हैं। हालांकि प्रकृति अवेलेबल है चारों तरफ, लेकिन उनके लिए बाहर निकलना और सब कुछ इतना असंभव हो गया है चुप कर रहने के कारण कि कहते हैं कि उनके लिए प्रकृति असंभव हो गई है, नहीं मिलने वाली चीज़ हो गई है। लेखिका आगे कह रही है कि वो मेरी सारी मेहनत चली जाती है। मैं कभी चाँद देखूं, कभी दुनिया देखूं और ये नहीं देख पाती हैं क्योंकि खिड़की खोलने का जोखिम ये नहीं उठा सकती हैं। खिड़की खुलेगी और बाहर के लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ यहूदी लोग छुप कर रह रहे हैं तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह छुप कर रहने के कारण उनको वो प्रकृति की सुंदरता नहीं मिलती है और सारा प्रयास करती हैं तब भी उन्हें नहीं मिलता है।
इस तरह लेखिका बता रही हैं कि एक दिन जब खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो रहा था, मैं वहीं बैठी रही। एक दिन लेखिका के साथ ऐसा होता है कि रात को वो ऊपर चली जाती हैं और छुपकर सारी रात चांदनी का मजा लेती हैं और साक्षात्कार करती हैं चांदनी से और मंत्रमुग्ध होकर वहां बैठी हुई हैं। तभी कहती हैं कि मुझे चोर उचक्कों और मोटे चूहे का भी डर नहीं रह गया है, क्योंकि वो छत पर जब बैठी हैं चांदनी रात में और प्रकृति का आनंद छुप छुप कर ले रही हैं छत के ऊपर बैठकर, तब कहती हैं कि उस समय मुझे किसी का डर भी नहीं लग रहा है। इसके पहले तक लेखिका को डर लगता है, लेकिन लेखिका को आज डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रही हैं और वो पुलिस के छापे का भी डर नहीं है, चोर का भी डर नहीं है, मोटे चूहे का भी डर नहीं लग रहा है और अपने आप चुपचाप बैठी हैं। कह रही मैं अकेले ही नीचे धीरे से बाद में उठकर चली जाती हैं और रसोई घर और प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रहती हैं। लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होता है, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रकृति सुंदर होती है। लोग समय समय पर तारों भरे आकाश में के तले सोते हैं। कई लोग जो जेल में बंद होते हैं इस आकाश भरे तारों को देखने के लिए तरसते रहते हैं और ऐसा ही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि प्रकृति कभी अमीर गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादल, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति देता है और आशा की भावना से सराबोर करता है। ये वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना का आजमाया हुआ नुस्खा है कि शांति पाने का रामबाण दवा है कि हम प्रकृति में को देखें, आसमान को देखें। हमारा मन कितना भी बेचैन रहे, कितना भी चंचल रहे, हम प्रकृति से की तरफ जब निहारते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है और ये शांति पाने का रामबाण दवा है। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े होने से भी बड़े से बड़े धक्के को भी महसूस कर लेती हूँ। लेखिका कहती हैं कि प्रकृति में जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, उस प्रकृति के शांति के देने के कारण मनुष्य बड़े से बड़ा धक्का भी सहन कर लेता है। लेकिन कह रही कि मुझे कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर प्रकृति को देखने का मौका नहीं मिल रहा है और ये छिपकर मैल से चिकट हुई खिड़कियों में गंदा पर्दा खिसका खिसका कर थोड़ा थोड़ा बाहर देखती हैं, लेकिन उतना भी बाहर देखने का इजाज़त नहीं है। मैले कुचले पर्दे को और खिड़कियों से थोड़ा थोड़ा पर्दा हटाकर जब ये बाहर के वातावरण को देखती हैं तो एक बात उनको बड़ी परेशान करती है। कभी कभी यह बात परेशान करती है कि प्रकृति ने स्त्री पुरुषों के बीच में कैसा भेदभाव पैदा किया है और शारीरिक रूप से जो ज़्यादा सक्षम है, पुरुष ज़्यादा सक्षम है, कमा कर लाता है, बाल बच्चे पोसता है, जो मन में आए वो करता है। लेकिन स्त्री की हालत बदतर होती है। वह बिल्कुल ही किसी भी काम के लिए अपने मन से जीने के लिए हिम्मत नहीं रखती है, जीने की इच्छा नहीं पूरी होती है उनकी, क्योंकि इस प्रथा को जितना जारी रखा गया है उतनी ही गहराई से जड़ें जमती चली गई हैं। लेखिका कहती हैं कि स्त्रियां सबको चुपचाप सहती हैं, इसीलिए स्त्रियों को और भी ज़्यादा सहने के लिए विवश किया जाता है। यानी आप जितना सहते हैं उतना ही आपको सहने के लिए विवश किया जाता है। ये हमारे अंदर जड़ के इसका इतना गहरा जम गया है कि हम अपने आप स्वाभाविक रूप से दूसरे की तानाशाही को सहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ऐसा लेखिका कहती हैं। क्योंकि इस प्रथा को बहुत दिनों से जारी रखा गया है, इसलिए महिलाओं के मन में यह बात बिल्कुल घर कर गई है कि उनको दूसरे की बात सुननी ही सुननी है और उन पुरुषों की बात सुननी है। इस तरह कहते हैं कि काम तथा सौभाग्य से काम जब से शुरू हो गया, महिलाओं ने काम करना शुरू किया है, तब से थोड़ा अपने आप को बेहतर स्थिति में पाती हैं, अन्यथा महिलाओं का जीवन तो बड़ा दुखमय होगा। और एन फ्रैंक कहती हैं कि महिलाओं को भी उन युद्ध में लड़े जाने वाले वीरों की तरह सम्मानित किया जाता है, क्योंकि युद्ध में वीर जब घायल होते हैं जितनी चोटें उनको लगती हैं उससे कहीं ज़्यादा चोट महिलाएं एक बच्चा पैदा करने के समय उस दर्द को झेलती हैं। तो कहती हैं कि किसी भी वीर सैनिक से महिला बिल्कुल ही कम नहीं है और पुरुष जब चोटें खाकर जितना दर्द झेलता है महिला एक बच्चा पैदा करके झेलती हैं। एन कहती हैं कि ऐसा नहीं मैं चाहती हूँ कि महिलाएं बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि इससे जीवन की निरंतरता रुक जाएगी। बच्चे पैदा करें लेकिन उनको भी आत्मसम्मान से जीने का मौका मिलना चाहिए। महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, एन फ्रैंक का ऐसा मानना है और कहती हैं कि उनको भी जीवन जीने का उतना ही आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। वो उम्मीद करती हैं कि बाद के दिनों में धीरे धीरे महिलाओं का जो शोषण का
परंपरा है वो समाप्त हो जाएगा और महिलाएं भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगी। ऐसा लिखते लिखते एन फ्रैंक की डायरी में आपको जो दिए गए हैं सिलेबस में वह कंप्लीट होता है और एन फ्रैंक बड़ी चिंतनशील जीवन बिताती हैं, तरह तरह की बातों पर चिंता करती हैं, कभी बाहर के वातावरण को, कभी घर के अंदर एनेक्सी के भीतर के वातावरण को, कभी अपने दिल की बातों को बताती हुई उन्होंने डायरी में जो बातें लिखी हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एन फ्रैंक की यह डायरी आपके सिलेबस में इतना ही दिया है। मुझे आशा है आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।